शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉर्निंग विद फरहत एक बार फिर हाजिर खिदमत। आपका और हमारा साथ यूं ही रहेगा, हमेशा बरकरार और बढ़ेगा प्यार और होगी खूब तरक्की पाकिस्तान की। यही है हमारी सबकी दुआ। अल्लाह हमारे मुल्क को ताहयात सलामत रखे और हम सबको खुशहाली और तरक्की देखना नसीब करे। बहुत ही जो मौसम है, आज अगर मौसम पे बात करें तो बहुत ठंडक का एहसास रहा। सुबह आ रहे थे हम ऑफिस, बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, लेकिन कल की बनिस्बत आज थोड़ी सी ठंड जो है वो कम थी, लेकिन मजेदार थी। रात को खूब एंजॉय किया उस ठंड को, ड्राई फ्रूट्स के साथ, कॉफी के साथ, ब्लैंकेट में बच्चों के साथ बहुत सारा प्यार बांटा और बहुत खूबसूरत यादें जो है ये मौसम अपने साथ छोड़ के जा रहा है। और अल्लाह से दुआ है कि यादें हमेशा खूबसूरत ही रहें। इन्हीं खूबसूरत यादों का तस्करा मजीद आगे करेंगे और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही दो खूबसूरत मेहमान। आइए इनको वेलकम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मेमन मोतीवाला, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज आप देखते रहते हैं। चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल हटकर हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम सुनहरी हुर्फों से लिखवा कर ही जान छोड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि शायद जो हमारे साथ इस वक्त हमारे गेस्ट हैं, इनका नाम उन्हीं लोगों में शुमार किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ सोशल वर्क ऐसा होता है जो बहुत हटके होता है। अब जो हटके होता है वो क्या होता है और कैसे होता है, ये तो हम उनकी ज़बानी जानेंगे। इनके साथ ही हमारे एक और बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन है, हाफिज सलमान इलाही साहब, आइए इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों खुशबाश मजे में? हाँ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी गुफ्तगू जिस तरह से फूल बिखेरती है तो तरोताजगी तो खुद ब खुद माहौल में आ ही जाती है। तो एनवायरनमेंट को सबसे बेहतर इंसान की खुशी और इंसान की सच्ची मुस्कुराहट बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि आपकी गुफ्तगू अंदाज और बयां इंसान को जीने के लिए अगले लम्हे ताजगी मुयस्सर और प्रोवाइड करता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं बात करूं अयाज साहब आपसे, बिल्कुल हटके बहुत ही डिफरेंट एक शख्सियत है आपकी। बहुत सारे लोगों को देखा है हार्ड वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। हमारे भी ऑफिस के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग ऐसे हैं जो 24-24 घंटे वर्किंग कर रहे होते हैं। और मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं, बड़े हैरान होती हूँ यार, 24 आवर्स बंदा कैसे काम कर सकता है। मेरी अपनी अगर बात करूं, मेरी सकत सिर्फ 3 डेज है। मैं चौथे दिन फाइनली बिस्तर पकड़ के बैठ जाना है मैंने। लेकिन आपकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या रीजन है अयाज साहब, ऐसा क्या सोचते हैं? क्या वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चाहते हैं कि जी एक दफा नाम जो है वो सुनहरी हरफों से लिख दिया जाए कि जी अयाज मोतीवाला जो है वो दुनिया का बिल्कुल मुनफरिद शख्स है, एक ऐसा शख्स जो रूट ग्रास पे जाओ कोई लोगों की हेल्प करता है, एक ऐसा शख्स जो लोगों में खुशियां बांटता है, एक ऐसा शख्स जो पैसे की कदर कीमत को नहीं समझता, तहाइफ को समझता है, लोगों की खुशियों को समझता है, उनके आंसुओं को समझता है, उनके दर्द को समझता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, गुफ्तगू की इब्तदा तो इस तरह करूंगा कि खास व आम। तो खास अलग चीज होती है, आम अलग चीज होती है। आम वो चीज होती है जो हर किसी शख्स के आम जिंदगी के अंदर रूटीन वाइज चल रही होती है। खास वो चीज होती है जो हर किसी का मुकद्दर नहीं। फर्ज करने रिकॉर्ड और तारीखी काम हर किसी का मुकद्दर नहीं, ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज देखी, अगर दुनिया के अंदर बहुत से लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कायम कर सकते हैं, तो हम अपनी आम जिंदगी में सिर्फ सोच और टेक्निक्स को थोड़ा सा हम अगर टर्न कर दें तो एक नई चीज सामने आ जाती है। तो मैं अपनी जिंदगी में ये समझता हूँ कि मेरा हर लम्हा मेरे अल्लाह ताला की देन है। मेरा आने वाला हर लम्हा मेरे अल्लाह की मोहताजी में मैं हूँ। वो ना दे मुझे तो मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना इन हर लम्हों को इंसान को दूसरे इंसान की खुशियों के अंदर परो के और ये कायनात के अंदर रोशनी और इंसानियत को फरोग दिया जाए। रही बात कैसे हो जाता है, तो जब मैं कोई प्लानिंग करता हूँ तो प्लानिंग के अंदर मेरे अल्लाह को जरूर रखता हूँ कि या अल्लाह, ये मैं काम करने जा रहा हूँ क्योंकि ये काम करने के लिए तूने मुझे यानी मुझे चुना और मेरे जहन में ये बात आई और ये मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से यूनिक काम किए और वक्त के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा अभी कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वो शहरी हूँ जो अगर अपने काम गिनवाने पर आऊंगा तो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर वो काम किए जो पाकिस्तान में कभी किसी आम आवाम या आम इंसान के बस की मुकद्दर में चीज नहीं आई। लेकिन कोई खास काम भी नहीं है, लेकिन वो काम आज तक हुए भी नहीं।
तो वो सहरा मेरे सर जाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि खुशहाल पाकिस्तान, बेहतर पाकिस्तान, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का झंडा बुलंद बाला मकाम पर हमारी यूथ, हमारा बच्चा पार्लियामेंट के आसरे और सहारे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लाकर बुलंद बाला मकाम पर ले जाए। तो आप वक्त के साथ साथ जब पूछेंगी कि मैंने क्या क्या ऐसे काम किए जो तारीख का हिस्सा है और मतलब कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये काम हमने किए, तो वो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, एक मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो किसी तरह डिसेबल उनको हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनको लगता है उनकी शख्सियत खत्म हो गई है। लेकिन सलमान इलाही एक ऐसा नाम है कि जो बिखरने के बावजूद भी आज सिमटा हुआ है और टूटने के बावजूद भी जुड़ा हुआ है। क्या हुआ आपकी जिंदगी में अचानक से ये सब कुछ हो जाना? कभी सोचा था कि इस तरह से हो जाएगा, इस नहज पे आ जाएंगे? लेकिन उसके बावजूद भी सलमान इलाही को लोग जानते हैं, और एक ऐसी एफर्ट जो कि अगर हम गेम्स की बात करें तो इंटरनेशनली हमारे यहाँ गेम्स होते हैं, मैं समझती हूँ कि वो जिनका विल पावर भी बहुत अच्छा है उसके बावजूद भी वो थक जाते हैं, लेकिन ब्लाइंड होने के बावजूद इतना हार्ड वर्क करना कैसे कर लेते हैं सलमान? देखिए, इस बात यह है कि अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मैं बाय बर्थ मेरी प्रॉब्लम थी, और एक बीमारी होने की वजह से ग्रेजुअली मेरी विजन जाती रही। यकीनन ये एक मुश्किल वक्त ज़रूर था मेरे लिए, प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, इससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक विजन थी, मेरा एक सोच थी कि मुझे अपने घर पे, इस मुल्क पे बोझ नहीं बनना। माशाल्लाह। अगर मिसाल के तौर पे कि मेरा भाई है या मेरी बहनें हैं और अम्मी के जहन में ये सोच है कि ये ब्लाइंड है और ये क्या करेगा, तो मुझे उनसे ज्यादा बेहतर बन के दिखाना है। ग्रेट। ये मेरी एक सोच थी। इस सोच ने मुझे, मेरे अंदर एक इनकलाबी में कहना चाहूंगा बिल्कुल कि एक सोच पैदा की, और आज अल्लाह की करम से मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने भाई या अपनी बहनों से ज्यादा बेहतर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है कि अगर एजुकेशन की बात करूँ तो उनसे ज्यादा मैंने हासिल कर ली, अगर मैं जॉब के वाले से बात करूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र है उनसे बेहतर मकाम मैंने हासिल कर लिया। तो यकीनन एक सोच थी और अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया। जहां तक रही बात स्पोर्ट्स के हवाले से, तो ये एक बहुत बात, एक अहम बात है कि ब्लाइंड कभी थकता नहीं है। ब्लाइंड के अंदर एक जो जुस्तजू होती है या एक जो आगे बढ़ने की सलाहियत होती है, वो आमतौर पे नॉर्मल लोगों के मुकाबले में ज्यादा होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि ब्लाइंड लोगों को मौके कम मिलते हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स कम मिलते हैं, या उनको तरीक़ेकार उनके पास कम है आगे बढ़ने के। तो मेरा मकसद ये था, मैंने सबसे पहले कोशिश ये करी कि मैं नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, डिफरेंट जगहों पे मैंने अपने आप को इतना ज्यादा एक मसरूफ रखा ताकि मुझे आगे बढ़ने के तरीके समझ में आए, मुझे दुनिया के तौर तरीके समझ में आए कि किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह मजीद इन चीजों को हासिल करना है। गुड, ग्रेट। कहते हैं कि जी सोच अच्छी हो तो मकाम अच्छे मिल ही जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सोच को जज्बों तक और जज्बों को मकाम तक लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो सलमान इलाही एक ऐसा ही नाम है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि जितने भी हमारे ऐसे बहन भाई हैं, अल्लाह उनको हौसला दे, हिम्मत दे, जो ये सोच के ना थक हार के बैठ जाएं कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ जी, मुझे नजर नहीं आता, या मेरे एक हाथ काम नहीं करता, या मेरे एक पैर काम नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, और हमारे सामने मिसाल है कि जिनके हाथ पांव नहीं है, उसके बावजूद भी वो हमसे बहुत बेहतर है। आप बात करते हैं अयाज साहब से। अयाज साहब, मुझे ये बताइए कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, उसमें सब चीजें बहुत डिफरेंट हैं। अभी आप तस्करा कर ही चुके हैं, कुछ आने वाली चीजें अभी इंशाल्लाह आने वाली हैं, आपने डिस्कस किया। उसमें कौन कौन लोग आपके साथ शामिल होते हैं, कितने लोगों की एफर्ट्स होती है, या अयाज मोती वाला फर्दे वाहिद है जो पूरे इस टैलेंट को अकेले लेके चल रहा है? देखिए, बगैर साथ के, बगैर लोगों के, बगैर दोस्तों के, बगैर साथियों के कोई भी काम इस दुनिया के अंदर मंजिल तक पहुंचना बहुत नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन आप जब कोई नया विजन, नई चीज दोस्तों के आगे रखते हैं और उनको इस बात पर फख्र महसूस होता है कि अयाज ये जो आप करने जा रहे हो इसमें हम आपके साथ हैं, तो मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं ये कहूँ, मैं वन मैन शो या एक तो सिर्फ अल्लाह की जात है, बाकी हम साथ के। लेकिन ये कि आइडियाज मेरा होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ, मुझे किसी ने पूछा कि आप पूरा साल इतने तहफ़ बांट देते हो और इतना आप लोगों में खुशियां बांटते हो, तो ये पैसा जो है ये क्या होता है, ज़कात खैरात? तो मैंने कहा यार, ज़कात और खैरात और सदका, इससे तोहफा नहीं दिया जा सकता। बेशक। वो तो अल्लाह ताला के उन गरीब बंदों का हक है जिनकी कुव्वत खरीद और जिंदगी में रसाई नहीं है। तोहफा तो अपनी मेहनत का ही दिया हुआ होता है। तो मैं तो अपनी मेहनत से कमाता हूँ
और अपनी मेहनत से लोगों को दरमियान में वो शेयर करता हूँ और खुशियां बांटता हूँ। और मेरे वालिद साहब कहते थे सबसे बेहतरीन ताजिर वो है जो खुशी दे के खुशियां समेटने का शौकीन हो। तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता। और इब्तदा आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान का पहला वाहिद बिजनेसमैन हूँ, पहला आम ताजिर, आम सड़क पर चलने वाला आम अवाम। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम अवाम में से हूँ और मैं लोगों को ये बताता हूँ कि जब मुझ जैसा आम सा एक शख्स ऐसे काम कर सकता है, फर्ज कर लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े एक तकब्बुर के साथ कहता हूँ, यानी तकब्बुर वो वाला जिसमें आजिज़ी, कि मैंने जिंदगी में मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान के अंदर सन 2008 लाइट हाउस का बिल्कुल केएमसी का जो हेड ऑफिस है, इसके कॉर्नर पे रात को 9:30 बजे मुझे डाकू आ गए और मेरे साथ उनकी मतलब थोड़ी सी तू में हो गई और उसमें मुझसे एक डाकू हलाक हुआ। तो फिर जब डाकू हलाक हो गया तो मेरे पास दो रास्ते थे, या भाग जाता या वहां खड़ा रह के उस वक्त को मैं कोशिश करता कि क्या करूं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी FIR कटवाई 2008 में रिसाला थाने में, और अखबार में तस्वीर देकर, अपना नाम देकर लोगों में अवेयरनेस दी कि क्यों कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अपने जुल्म का मुकाबला जब तक इंसान नहीं करेगा तो वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। और गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक लड़की की मौत बेहतर। तो हमने लोगों को मैं अवेयरनेस देता हूँ कि पुलिस खाती नहीं, रेंजर्स इंसानों को जिंदा जिंदा सालम नहीं खा जाती, हमें उन पे एतबार करना पड़ेगा। ये सिलसिला चलता रहा, मेरे नसीब में रिकॉर्ड्स बनने थे, तो फिर मुझ पे हमले हुए, 9 हमले हुए, 4 से ज्यादा डाकू FIR के साथ मैं हलाक कर चुका, 6 गोलियां खुद खा चुका। मिलेनियम मॉल शारा फैसल थाने की हदूद सन 2014 10वां महीना मुझे गोलियां लगी, मैं हॉस्पिटल रक्शे में चला गया, आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। अल्लाह की जात जिंदगी। फरवरी 2015 फिरोजाबाद थाना टीपू सुल्तान चौराया, फिर मुझ पे हमला हुआ, एक गोली हाथ पे लगी, एक सीने पे लगी। अल्लाह का करना ये हुआ, मौजज़ा कह लें, करामत कह लें, खुद हॉस्पिटल चला गया, वहां पे जाके मैंने अपना इलाज करवाया, आज आपके सामने जिंदा हूँ। मैं वो वाहिद बिजनेसमैन हूँ जिसने रमजानुल मुबारक के अंदर सड़क के ऊपर हिफाजती कैंप के नाम पर हिफाजती कैंप लगाते हैं जगह जगह जी, मैंने उसके थोड़ा सा उसको चेंजिंग कर दी। मैंने वहां खाने की टेबलें जो रखी हुई होती हैं उसके ऊपर मैं खड़ा हो गया और मैंने उधर इनामात का ऐलान कर दिया और खवातीन को जमा किया। रोज हजारों खवातीन आती थी। मैंने 422 गोल्ड की टॉप जोड़ियां दोहा ज्वेलर्स की जानिब से और फ्रैंकलाइन मार्केटिंग की जानिब से 2200 गिफ्ट हैम्पर और फ्रैंकलिन कंज्यूमर क्लब 200 जरूरियात जिंदगी पर उस क्लब कार्ड में डिस्काउंट है। मैं कहता हूं भीख देने से बेहतर है किसी को डिस्काउंट कार्ड दे दो ताकि महीने के एंड में 2 पैसे बचा के अपने बच्चे की फीस भर ले तो मेरी आखिरत सवर जाएगी। क्लब मेंबरशिप मैंने फ्री दी उधर। तो ये करते 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 रमजान के अंदर ऐसा हुआ कि 8 बजे से खवातीन उधर जमा हो जाती थी, रात को 4 बजे तक मेरे पास वो खड़ी रहती थी और मेरी बातें सुनती थी। एक खवातीन पान खा रही थी, मैंने क्या नया किया, मैंने उसे कहा बहन तू चाहती है तेरे बच्चे खुशहाल ना हो, दर दर भीख मांगे? बोला नहीं भाई। मैंने कहा अभी क्या पोजीशन है? बोला अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बेटा तू पान खाएगी तुझे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा तेरा घर बिक जाएगा, तेरा घर बिक जाएगा, इलाज कराने के लिए तू भी मर जाएगी, घर भी बिक गया, तेरा बच्चा सड़क के ऊपर आम आवाम में आके भीख मांगेगा। मैंने कहा रख मेरे सर पे हाथ, आइंदा नहीं खाएगी। तो बोला भाई मैं आइंदा नहीं खाऊंगी। मैंने उसे गोल्ड की टॉप जोड़ी दे दी। वो औरत अब मेरी दुकान पर आती है और मेरी दुकान पर आने के बाद वो मेरी जो बहन है वो इतनी दुआएं देती है कि भाई आपकी वजह से हमने ये चीज को छोड़ दी। तो मैं ये चीज कहता हूं कि जिंदगी के अंदर आपने कुछ नया करना होता है। मैंने सेंट्रल जेल के अंदर, मैं एंजल पेशेंट वेलफेयर ट्रस्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसमें बाकी सब क्रिश्चियंस हैं, मैं एक वाहिद मुसलमान हूँ। हमने नया काम किया मेडिकल कैंप्स तो बहुत लगते हैं। मैंने उधर मालूम ये किया कि क्या सेंट्रल जेल में पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक कोई ऑपरेशन थिएटर आंखों का ऑपरेशन के लिए लगा? बोला नहीं। मैंने कहा कितने लोगों को इस वक्त जरूरत है आंखों के ऑपरेशन की? तो पता चला जी इस वक्त जो जरूरतमंद बहुत ज्यादा है, जिनको आंखों से दिखता नहीं, वो 15 है। मैंने जुबैदा हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट कराया और वहां पर हमने 15 ऑपरेशन तारीख में पहली दफा सेंट्रल जेल में करवाया। मैंने योम मोहब्बत या अखुवत दिन 25 जनवरी आम आवाम को सड़क पे उतरकर बेस्ट परफॉर्मेंस है क्या? बेस्ट परफॉर्मेंस ये है कि आम आवाम टूटी हुई सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम के अंदर धुएं के अंदर अपने दिमाग को बीमार करने के बावजूद पाकिस्तान की सड़क से और मोहब्बत करने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। तो मैंने ये सोचा सड़क के ऊपर उनको फूल बांटे जाएं। आम आवाम की मैंने ताजपोशी करी, आम आवाम को मैंने अवार्ड दिए। वो पुलिस कांस्टेबल जो रोड पे हमारे तहफ्फुज में रहते हैं मैंने उनको अवार्ड्स दिए। मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में और कराची की तारीख में ताजिर बिरादरी की जानिब से पहली दफा हुकूमत के रवैये और हुकूमत ने जो हमारी सड़कों को और निजाम को, सिस्टम को, हवा को, तालीम को तबाह किया, तो मैंने उनकी मोहताजी से दूर हटकर पहली इब्तिदा ये की। अपनी मदद आपके तहत सदर बहरी बाजार, मुर्शिद बाजार के जस्ट अपोजिट सामने एक सड़क 150 फुट की सड़क है,
वो सड़क को सेवरेज निजाम अपने पैसों से लगाया और उसके ऊपर सड़क अपने पैसों से बनाई और हमने कल उसका इफ्तिताह किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर शख्स अगर अपने अपने घर के बाहर के हिस्से को भी अपना घर समझ ले तो पूरा पाकिस्तान खुद ब खुद साफ हो जाएगा। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी मुआशरा तालीम, इल्म, हुनर के बगैर पूरा नहीं है। पाकिस्तान दुनिया के उन खुशनसीब मुल्कों में है जो जरखेजी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से दुनिया का सबसे खूबसूरत और अमीर खित्ते में आता है। लेकिन बदनसीबी हमारी ये कि हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान बनने के बाद हमें इस तरह से तबाह किया कि हमारी सड़कों के निजाम से लेके पाकिस्तान जो कि बेचने वाले मुल्कों में था, वो कौमें तरक्की करती हैं जो सामान बेचती हैं, वो कौमें हमेशा बर्बाद होती हैं जो सामान खरीदती हैं। इन्होंने हमें बेचने वाली फहरिस्त से निकालकर खरीदार वाली फहरिस्त में डाल दिया, जिससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन हम मोहब्बत वतन वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारी माएँ अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तालीम दीजिए। दीन एक आदमी को इंसान बनाता है, दीनी तालीम एक आदमी को इंसान बनाता है और दुनियावी तालीम उस इंसान को चांद और मरीख तक पहुंचाती है। तो हमने नए काम करने और एक मैं दुनिया की तारीख का जो अनोखा काम करने जा रहा हूँ, वो जब आप मुझसे पूछेंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और पहली मर्तबा ऑन कैमरा पहली दफा ये अनाउंस करने जा रहा हूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको, क्योंकि आप भी मुहिब्बे वतन है, तो मैं वो दुनिया की तारीख का पहला काम बताने जा रहा हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान का, और आप सवाल करती रहेंगी, मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, आप बताइए कि कितनी एफर्ट्स लगी आपको इस मकाम तक आने में, कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मुनफरिद होना आम बात नहीं है। जैसे कि अयाज साहब ने कहा कि आम होने में और खास होने में फर्क होता है, लेकिन हर वो शख्स खास है जो आम से खास तक पहुंचता है। वो सफर बड़ा खास होता है जो एक आम आदमी को एक खास आदमी में तब्दील करता है। आपने ये सफर किस तरह तय किया? अच्छा देखिए हुआ ये कि 3 लोग मेरी जिंदगी में ऐसे थे जिन्होंने हर मौके पर मुझे खड़ा किया और मुझे आगे पुश किया। मेरी माँ, मैं जिनको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, और उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी मुझे कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक चमचा मुझसे खाने के दौरान गिर जाए तो उसको घंटों लग जाए, लेकिन मुझे उठाना खुद ही होता था। उस वक्त शायद मुझे उनकी बात बुरी लगती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि उनकी इस ट्रेनिंग ने मुझे एक खुद कफील बना दिया और मुझे हर काम खुद करने के काबिल बना दिया। उसके बाद मेरे उस्ताद शफी साहब, जिन्होंने मुझे एक इंसान बनने में, आदमी से एक इंसान बनने में मेरी मदद की। उन्होंने मुझे आदाब सिखाया कि बड़ों का अदब किस तरह करना है, छोटों का लिहाज किस तरह करना है, बोलना किस तरीके से है, ड्रेसिंग किस किस्म की होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरा दोस्त हसन, जिसने मुझे बाहर निकलना सिखाया, बाहर का एक ट्रैफिक का, सड़क का, आम लोगों का खौफ मेरे दिल से, मेरे दिमाग से निकाला। ये 3 लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया जब मैं इस मकाम पे पहुंचा। जब मैं कंटिन्यूस एजुकेशन हासिल करता रहा, मैंने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, सेकंड मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में किया, उसके बाद मैंने बीएड किया और इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ माशाल्लाह। जब मैं उसके बाद फिर मैंने जॉब के लिए निकला, जब तमाम मेरी शादी हो गई, मेरी आज 2 बेटियां अल्लाह की करम से। जब मेरी अचीवमेंट्स मुझे कंटिन्यूस मिलती रही, उसके बाद जब मैं आज मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान में समझ लिया, मैंने अपने को देख लिया कि मैं इस मकाम पे पहुंच गया हूँ। अब जब मैंने देखा अपने साथियों पर, तो मेरे जो ब्लाइंड साथी हैं वो तो बहुत बुरी हालत में, बहुत पीछे। उनके साथ शायद हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में किसी भी तरह की उनके पास ना फैसिलिटीज हैं, ना जॉब्स उनके पास हैं, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है बिल्कुल। यहाँ तक कि इस वक्त किसी भी ब्लाइंड स्कूल में एक भी बुक अवेलेबल नहीं है। सही है, पंजाब के सिवाय चंद शहरों के, वो पूरे पाकिस्तान में सब बुक्स अवेलेबल नहीं है जो हमारी ब्रेल बुक्स होती हैं। स्पोर्ट्स पे कोई काम नहीं हुआ। इंटरनेशनली ब्लाइंड के स्पोर्ट्स पे बहुत ज्यादा काम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड के स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। तो ये तमाम चीजें जब मैंने देखी तो मैंने कहा कि आज मैं तो सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे अपने साथियों जो बाकी के लोग हैं बिल्कुल वो तमाम चीजें। इसी रीजन की बिना पर फिर मैंने अपने मकसद बनाए, कुछ एम्स बनाए, और मेरा जो पहला मकसद, मेरा जो पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन मैंने बनाई, उसका बनाने का मकसद ये था कि जब तक मैं ब्लाइंड को बाहर नहीं निकालूंगा, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं होगी, उनके अंदर मायूसी खत्म नहीं होगी, और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको दुनिया समझ में आएगी कि दुनिया है क्या, वो क्या कर सकते हैं। अभी उनको यही नहीं पता कि वो खुद क्या कर सकते हैं। तो इस रीजन के बिना पर मैंने स्पोर्ट्स का आगाज किया, ताकि मैं इनको ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स करवाऊं। उसके बाद फिर हम एजुकेशन पे आएंगे, एजुकेशन पे काम करना है, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है। प्रेस हमारे पास मौजूद होना चाहिए, ब्रेल प्रेस, जिससे हम पूरे पाकिस्तान में बुक्स अवेलेबल कर सकें। एक ऑडियो लाइब्रेरी का कयाम अमल में लाना है, जिसका मैं पूरा प्लान यकीनन दे चुका हूँ,
और ऑडियो लाइब्रेरी, ताकि हम जो मास्टर से लेके मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक के बच्चे, उनको हम एक ऑडियो लाइब्रेरी दें जिनके पास तमाम बुक्स उसमें अवेलेबल हों ऑडियो में, और वो सुन के अपनी जो मालूमात में इजाफा कर सकें। ग्रेट। मुझे ये बताइए सलमान साहब के कभी ऑपरेट करवाने के लिए मालूमात की आपकी फैमिली ने? जब इस तरह से कुछ होता है बेबी के साथ तो घर वाले फौरी तौर पे ऑपरेट की तरफ भागते हैं कि जी हम ऑपरेट करवाएं, तो डॉक्टर ने इस हवाले से क्या कहा? पॉसिबल था, नहीं था? जी हाँ, तकरीबन 4 साल की उम्र में या 3.5 साल की उम्र में मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अख्तर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये डायग्नोज किया था मेरा इशू, और उन्होंने बताया था कि इसका इलाज फिलहाल मुमकिन नहीं है। अच्छा। उसके बाद भी मुख्तलिफ डॉक्टर्स का पैनल्स अमेरिका से और डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान में आता रहा, तो मेरे मामू थे महमूद इलाही साहब, वो मुझे हर जगह पर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे या जितने भी बड़े पैनल्स आ रहे थे, जिस कंट्री से भी आ रहे थे, उनके पास वो लेके गए थे, उनको उन्होंने दिखाया भी, लेकिन फिलहाल उसका इलाज मुमकिन नहीं था। रिसेंटली कुछ ये मुझे पता लगा है कि कुछ डिवाइस ऐसी बन गई, कुछ चिप्स ऐसी बन गई बिल्कुल, जिनके जरिए इलाज मुमकिन है, लेकिन काफी कॉस्टली है, काफी ज्यादा महंगा है। तकरीबन 35 लाख से 40 लाख का खर्चा एक ऑपरेशन पे आता है। उस पर मुझे पता लगा है कि वो चिप लगाई जा रही पीछे, जिसके बाद विजन मुमकिन है। जी अच्छा, हम अयाज साहब अगर बात करें सलमान साहब को मद्देनजर रखते हुए, तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी सलाहियत से महरूम रखा है तो वो महरूमियत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई मसलहत शामिल है, उसका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है आगे। ये एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है, लोग इसको तस्लीम नहीं करते। हमारे यहाँ होता यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग किसी भी चीज को माजूरी समझकर साइड पर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स करनी चाहिए और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज से, किसी सलाहियत से महरूम रखा है तो रीजन क्या है, आप उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी मिसाल दूंगी, होता इस तरह से है कि अगर हमारे यहाँ कोई चोर चोरी कर ले तो हम चोरी के पीछे भागते हैं, जी चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। हम ये चीज नहीं देखते कि उसके पीछे सदाकत क्या थी, आया उसकी क्या मजबूरी थी कि वो चोरी करने पर मजबूर हो गया। तो अगर इसी चीज को मद्देनजर रखा जाए तो हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसलहत होती है। तो मैं ये समझती हूँ, और शायद आप भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे, कि महरूमियत कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमें बनाया है तो महरूम तो वो बना ही नहीं सकता, क्योंकि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि उसकी नेमतों का, उसकी रहमतों का हर हाल में शुक्र अदा करें और अपने रब के हुजूर हर वक्त सजदा करके अपने रब से ये दुआ करें कि रब्बुल इज्जत तूने जिस हाल में हमें रखा उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐसा मुझे बताइए, अभी रिसेंटली आप एक इवेंट करने जा रहे हैं, कोई वॉक शॉक टाइप कोई चीज होने वाली है, सुन के तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा है हर शख्स जिसकी भी जुबान पे। सोशल मीडिया पे आप हैं तो वहां से आगे पीछे चली जाती हूँ, आपको पता है सोशल मीडिया बहुत फास्ट हो चुका है। कुछ हमारे सहाफी बहन भाई हैं जो पीछे लग जाते हैं एक खबर के, तो वो उसको ला के ही दम छोड़ते हैं। तो आप बताइए कि वो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसकी तरफ आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, गुफ्तगू का आगाज तो मैं आगे जो आपका सवाल था, सबसे पहले जो आपने सलमान के लिए कहा, जी बिल्कुल, तो मैं ये आपसे बात कहूंगा कि अल्लाह की मसलियत। बिल्कुल। अच्छा, मेरा यही कहना है कि अगर सलमान का टैलेंट मेरे सामने ना आता तो शायद मुझे बहुत सी चीजों का अंदाजा नहीं होता। सलमान ना देख कर भी देखने वालों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। फर्ज कर ले ये कि जब ये मेरे ऑफिस में आए और जब इन्होंने इस स्पोर्ट्स की बात की, और जब मैंने इनकी 2-3 चीजों को, यानी ये मोबाइल जो इस्तेमाल करते हैं, ये वही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं जो आप और हम करते हैं। ये फेसबुक का इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जिस तरह आप और मैं करते हैं। ये एसएमएस का जवाब इसी तरह से देते हैं जैसे आप और मैं करते हैं। ये कॉलिंग के ऊपर आंसर लेना और कॉल करना उसी तरह करते हैं जिस तरह हम और आप करते हैं। ये ईमेल को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह आप और हम करते हैं। तो मुझे एक ये बात बता दें कि इन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद जिस तरह से टैलेंट और अपने एतमाद को लोगों के लिए या आकर मतलब एक मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं सलमान जैसे दोस्तों के साथ मिलकर काम करूं और देखने वाले लोगों को बताऊं कि जब ये ब्लाइंड होने के बावजूद, दुनिया ना दिखने के बावजूद पाकिस्तान की बका और सलामती में लोगों को रोशन राह दिखा रहे हैं, तो हम देखने वाले लोग कब ये समझेंगे कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ हमें आगे आकर पाकिस्तान की तरफ देखना है। और मैं जो नया करने जा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक नया ये किया कि फैशन लोगों के लिए बड़ा अलग है ना, लोग कहते हैं कि जी दीन और दुनिया अलग है।
जब फैशन का नाम आता है तो नात ख्वानी अच्छी चीज है, कवाली अच्छी चीज है। बिल्कुल। मैंने दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना कवाली को, नात ख्वानी को और फैशन शो को एक ही प्लेटफॉर्म लाकर किया जाए। तो फिर हमने उसके लिए 2 महीने मेहनत करी, हमने ऑडिशंस लिए, हमने बहुत सी उसको प्रेस में उसको काफी चलाया, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और जिंदगी का पहला मेरा एक्सपीरियंस था, ताजिर आदमी हूँ, सुनार आदमी हूँ, फैशन शो का था नहीं। तो एक साफी ने मुझसे सवाल किया कि ये समझ नहीं आ रहा कि आपने किसी उलमा से फतवा लिया कि आप एक ही रैंप के ऊपर, मैंने कहा रैंप के ऊपर कभी कवाली नहीं हुई, रैंप के ऊपर कभी नातख्वानी नहीं हुई, रैंप के ऊपर किसी आम अवाम में से किसी शख्स को लाके ताजपोशी नहीं हुई, और रैंप के ऊपर फैशन शो, तो फैशन है क्या? मैंने कहा पहले तो ये बताया। तो बोला फैशन क्या है? मैंने कहा फैशन फहाशी नहीं, बिल्कुल। फैशन मेरे हाथ की पहनी हुई एक घड़ी है, फैशन मेरे हाथ की अंगूठी है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वहां पे मेरी बहन भी होगी, वहां पे मेरी बेटी भी होगी, वहां पे मेरी बीवी भी होगी, वहां पे मेरे बच्चे भी होंगे, वहां पे फैमिली भी होगी, और वहां पे आपको सकाफती शो मिलेगा जो हमारा सकाफती लिबास है। फैशन शो का मतलब कतई ये नहीं है कि जी वहां पे उरियानियत होगी। तो मैंने ये शो अल्हम्दुलिल्लाह किया, पूरी मीडिया ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लोगों ने बड़ी तारीफ की, और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपने खर्च से, फिर मैं आपसे बात कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में, यानी कोई अगर किसी से कहे कि मुझे भीख दो और मैं नेकी करूं, तो भिखारी कभी नेकी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पे यकीन नहीं होता। मैंने जो भी किया अपने खर्च पर किया। अंबाला 2 दरिया पे ये प्रोग्राम अरेंज हुआ। हमने पहला पाकिस्तान का शो था जिसमें एंट्री फ्री रखी, पहला पाकिस्तान का शो था जिसके अंदर डिनर हमने फ्री अपनी तरफ से रखा, पाकिस्तान का पहला फैशन शो था जिसमें 500 गिफ्ट हैम्पर्स इनामात आवाम में तकसीम किए गए, पहला फैशन शो था जिसके अंदर अवार्ड की तकसीम हुई, पहला फैशन शो था जिसमें ताजपोशी हुई, पहला फैशन शो था जिसमें फायरवर्क्स हुआ, पहला फैशन शो था जिसमें नातख्वानी हुई, पहला फैशन शो था जिसमें कवाली हुई, पहला फैशन शो था जिसके अंदर वॉक की गई हमारी बच्चियों की तरफ से सकाफती लिबास पहनकर। तो एक की कम्युनिटी मोहब्बत बांटने का बड़ा खूबसूरत सा इम्तिजाज बना जो कामयाब हो गया। अब मैंने ये सोचा कि ये हमारे बड़े बड़े महलों में रहने वाले पाकिस्तान की बका और सलामती और पाकिस्तान को चलाने के ठेकेदार जो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क की जागीर और ये आवाम हमारी गुलाम है, हमारी रियाया है, हम इस पर काबिज होंगे, इनको कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देंगे, उन हथकंडों और दुश्मनाने पाकिस्तान जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनका साथ देकर हमारे पूरे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर खा गए। खुसूसन कराची पाकिस्तान का दिल, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, इस मईशत को तबाह करने की साजिश के लिए उन्होंने हमारा पूरा निजाम दबा कर दिया। तो मैंने अभी गटर उबलने लग गया, आपने देखा जगह जगह गटर उबल रही है। तो मैंने ये सोचा कि ये महलों में रहने वाले, ये बड़े बड़े बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन करने वाले, ये बड़े बड़े होटलों बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर जाकर फैशन शोज अटेंड करने वाले आम आवाम को भूल जाते हैं जिसके तन पर कपड़ा भी नहीं। तो मैंने सोचा एक पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में एक ऐसा शो कर दिया जाए कि जहां जहां गटरें भरी हुई हैं, उबली हुई हैं, सड़कों पे पानी है, वहां पे बाकायदा फैशन शो का एहतमाम किया जाए। लेकिन उसका नाम जो मैंने रखा है वो रखा है गटर सेवरेज फैशन शो। गटर सेवरेज रोड फैशन शो होगा और बाकायदा उसके अंदर मैं वॉक करूंगा मॉडल्स के साथ, बाकायदा उसमें स्क्रीन लगाऊंगा, बाकायदा उसमें म्यूजिक सिस्टम दूंगा, बाकायदा उसके अंदर लाइटिंग करूंगा, बाकायदा आम आवाम में उधर गिफ्ट बांटूंगा और बेस्ट परफॉर्मेंस पुअर अवार्ड आवाम जिसको कहेगी फिर उसको मैं इंशाल्लाह ताला एक WC और कमोट अवार्ड बनाऊंगा, लेकिन उसमें कमोट होगा इंशाल्लाह ताला। और वो आवाम, हाँ क्यों कि ये महलों में रहने वाले ये आवाम को जो पैर की जूती समझते हैं, तो ये वही आवाम है जिन्होंने इनको सर का ताज बनाकर इस मकाम तक पहुंचाया और आज इन्होंने हमारे पैर की चप्पल तक छीन ली, हमारी सड़कें खा गए। तो मैं ये इनको एक फैशन शो कर यानी गटर सेवरेज रोड फैशन शो कर मैं एक ये नई इब्तिदा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन ऐसा ना ख्वाजा आसिफ साहब का फिर बयान आ जाए कि शर्म तुमको नहीं आती, क्योंकि हमारे हुक्मरान बेशरम हो चुके हैं माज़रत के साथ। मसला सारा ये है कि अगर मुझे कैंसर हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? फर्ज कर ले ये मेरा भाई सलमान है, अगर इसको दिखने नहीं लगा तो क्या ऐसे हिम्मत हार जानी चाहिए? नहीं। क्या अगर मुझे कोई गोलियां लगी तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था? मुझे ये सोच लेना था गोली लग गई, गोली में अमूमन मर जाते तो मैं भी मर जाऊं। अगर कैंसर का मर्ज फैल जाए या कोई बीमारी आ जाए तो हमें उसकी जुस्तजू में इलाज जारी रखना पड़ता है। हम अपना, अगर ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये शेर व शायरी पढ़ते रहे और ये वही हुक्मरान है
जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही में अपना पूरा किरदार अदा किया हो, ये उसी टोले का हिस्सा हो जिन्होंने पाकिस्तान की सड़क से लेके, तालीम से लेके, मईशत से लेके, सिस्टम से लेके, कौमी इदारों से लेके पूरे पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करके दफन करने की ईमा के ऊपर दुश्मना ने पाकिस्तान का साथ दिया। हुक्मरानों की बेहिसी का हाल तो यहीं से देख लेना कि एक ही शख्स को उन्होंने इतनी सारी वजारतें बख्शी हुई हैं, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही होना है। माजरत के साथ सारी जो अहम वजारतें थी वो उन्होंने उसी को दे दिया। बिल्कुल नहीं सर, फैसले भी करने के लिए जागना पड़ता है। ऐसे शख्स को ये सारी वजारतें दे दी जो उमूमन 24 घंटे में 23 घंटे 30 मिनट सोया रहता है, सिर्फ आधा घंटा। शेर हमेशा राज करता है, लेकिन हमारा शेर हमेशा सोया रहता है। नहीं, आप समझे नहीं, हमारा शेर तो ये शेर ही नहीं है ना सर, वो जंगलों का शेर अलग होता है। सर बात तो ये है कि ये जो शहरी शेर है, इन्होंने भी तो नकाब शेरों का ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर तो ये गीदड़ भी नहीं है। तो नकाब तो आपने और हमने मिलकर ही सर बात ये है कि आवाम को जब आप इल्मी शऊर नहीं देंगे, जमहूरियत का कहकर जमहूरी निजाम के अंदर, मेरा आपसे ये सवाल है, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, पायलट से लेके, स्टील मिल से लेके, मेरे भाई सलमान से लेके, आपको लेके सबको तालीम की भी जरूरत है, एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। फौज के जनरल कर्नल तक को इल्मी शऊर के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और तालीम हासिल करनी है, डिग्री भी लेनी है। लेकिन पार्लियामेंट जो पाकिस्तान को चलाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर यानी वो फौज जो पार्लियामेंट को तहफ्फुज़ फराहम करती है, उसे तालीम की जरूरत है। लेकिन जो पार्लियामेंट पाकिस्तान को चलाएगी, उसे अगर पार्लियामेंट में पहुंचना हो तो एक रात जेल में रहना है, एक पीछे चित्तर खाना है, वोट लेना है, मेरा बाप बन के पार्लियामेंट जाके पाकिस्तान को चलाने का दावा करना है। क्यों इनके लिए आइन को पढ़ने के लिए में जालियां भी सारी डिग्री जो मेरा ये कहना है डिग्रियों का तो रिवाज ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इनके लिए क्यों जरूरी नहीं है कि आइन की किताब पढ़ोगे, जमहूरी निजाम में आम एक इंसान की अहमियत को बताओगे, तालीम के ये स्टेप पार करोगे, काउंसलरी जीतोगे, तो फिर आप सूबाई असेंबली जाओगे, सूबाई असेंबली जीतोगे, फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कौमी जाओगे, कौमी जीतोगे तो सेनेट जाओगे, सेनेट जाओगे तो वजीर आजम बनोगे, वजीर आजम बनोगे तो सदर। हमारा सदर तो खारादर की एक दुकान का कपड़े का मालिक है, उसको आपने पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। इसका एक पांचा लेफ्ट अलग होता है, राइट अलग होता है। तो बात सारी है, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हमारे ही अपने लोग शामिल हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको फिर इनके लिए आवाज भी तो उठाएं। अब हम सोचे कि जी मुझे अभी ये रोड फैशन शो पे है जी, आपकी एफआईआर कट जाएगी जी, आप अंदर हो जाओगे, तो मैंने कहा होना पड़ेगा भाई, अगर कोई नई चीज करनी है तो जेल भी जाना पड़ेगा, नई चीज करनी है तो और नई चीज करनी है मुझे मरना भी पड़ेगा। क्या पाक फौज ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या पुलिस के जवान ने कुर्बानियां नहीं की? क्या आम आवाम ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या रेंजर्स ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या सलमान ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या आपने कुर्बानियां नहीं दी? क्या यहाँ काम करने वाले पाकिस्तान के बाइज्जत जो मजदूर शहरी है उसने कुर्बानियां नहीं दी? अगर कुर्बानियां नहीं दी तो इन हरामखोरों ने नहीं दी जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया। तो मैं इनसे डर जाऊं? अगर इनसे डर जाना होता तो सन 2008 में मुल्क छोड़ के भाग जाता। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। मैं ये कहता हूं कि अगर कुछ करना है तो कुछ करने के लिए मरना भी है। पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया सियासत भी करनी और जान की अमान भी पाऊं, तो सियासत में जान की अमान किधर पाता है आदमी? क्योंकि सियासत से बड़ा कोई सोशल लड़ेंगे तो अल्लाह हमेशा साथ लड़ना पड़ेगा। मेरे को अल्लाह ने सब दिया है, मेरे बच्चे खुशहाल है, लेकिन बात सारी ये है कि क्या गारंटी है कि मेरे मरने के बाद जब पाकिस्तान के दुश्मनान जो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश में, तो इराक और सीरिया जैसा हाल नहीं होगा? क्या मेरे बच्चे आने वाले वक्त में खुशहाल रहेंगे? इसकी जमानत है मेरी दौलत से। तो मैं ये कहता हूं कि मैं अगर हूं तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे बाद मेरा वतन खुशहाल हो जाए। और इनके लिए मैं कहूंगा जो आपने जिनका कहा कि खाके वतन मेरा, खाके वतन मेरा, मोहब्बत वतन के दावे, और कहते हैं कि हमने किया क्या है, खा गए सारा वतन, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जदार कर दिया, 104 रुपए का डॉलर कर दिया, रुपए की कदर गिरा दी, और इसके बाद भी कहते हैं कि किया है हमने। तो बात सारी ये है कि पैर का जूता अगर 2 अरब का हो, कितने का? मैं हर उस करप्ट आदमी को कह रहा हूं सर, मैं उस हर करप्ट आदमी को कह रहा हूं कि जूता अगर 2 अरब का है, उसका मुकद्दर सर का ताज बनना नहीं है, उसका मुकद्दर पैर, पांव की जूती। और अगर सर का ताज 2 आने का है तो उसे हम पैर पे रखते हैं, उसका मुकद्दर सर है। तो पाकिस्तानी अवाम सर का ताज है, और ये जो अमीर खबीर जो बनते हैं, कहते हैं कि हम पे ताकत है, उन जो करप्शन करके अपनी औलादों को, पाकिस्तान के बच्चों के लिए हराम का निवाला अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो पैर का जूता है। तो पैर का जूता जितना ही कीमती क्यों ना हो, जब घिस जाता है तो कहीं ना कहीं फिका हुआ मिलता है। तो ये पाकिस्तान को तबाह जो कर रहे हैं, ये इनके मजमूम जो मकासद है, इंशाअल्लाह ताला पाक फौज, पाक अवाम और आम मुझ जैसा हुब्बुल वतन पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देगा आने वाला वक्त। और सोशल मीडिया और ये प्रिंट मीडिया और जिन्होंने ये कुर्बानियां दी और हमें थोड़ी सी अवेयरनेस दी, मैं इनको भी खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ। अगर ये मीडिया को आप हटा दें, अगर ये मीडिया को आप हम में से हटा दें, तो कसम खुदा की ये जो हमारा हाल करते, ये थर और रेगिस्तान से भी बुरा हाल हमारा कर देते। ये तो हमको मीडिया ने बचा लिया कि मीडिया को थोड़ी आज़ादी देके ये गलती कर गए, और आज अफसोस भी करते हैं, रोते भी हैं। लेकिन ये हमारे लिए अल्लाह का शुक्र हो गया कि मीडिया ने जो हमें
इन लोगों से बचाने के लिए जो रहनुमाई की है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचा लेंगे, अल्लाह ने मेरे चाहा। अच्छा यार साहब, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत प्यारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। अपने वतन से मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो भर के सामने आ रहे हैं। इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।